ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। कुछ लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आया तो एक बार मैं आपको एक क्विक रिवीजन करता हूँ और बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं, राइट? सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज ह्यूरॉन्स फॉर्मूला. Heron's formula is actually a formula which is used to calculate the area of triangle. तो mainly it was concerned with area of triangle. अब कल जब हमने क्लास शुरू किया था तो मैंने आप लोगों से पूछा था मेंसुरेशन क्या होता है, जहां पे फिर स्टूडेंट्स की तरफ से आंसर आया था इट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट, वेयर मेंसुरेशन में पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, ये सब हम कहीं ना कहीं कैलकुलेट करते हैं, राइट? इट इज रिलेटेड ओनली विद द मेजरमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. देन फिर हम आगे बढ़े, पेरीमीटर के बारे में देखा. तो पेरीमीटर सबको पता होता है कि इट इज ओनली द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड शेप. इट इज द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड शेप. जैसे अगर एक रेक्टेंगल होता है, तो अगर ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल है आपके स्क्रीन पे पर्पल कलर वाला, तो इन दैट केस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA क्या हो जाएगा? इट विल बिकम अ द सम विल बिकम द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. फिर बात हुआ था एरिया का. तो एरिया में बहुत अच्छा खासा डिस्कशन किया था हमारे कल के दिन में, और यहां हम लोगों ने बात किया था व्हाट इज एरिया. सो एरिया इज द सरफेस, इट इज द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द पेरीमीटर. जैसे कोई भी चीज की पेरीमीटर को अगर आप देखते हो, कंसीडर करते हो, तो पेरीमीटर के कारण जो एरिया, जो सरफेस एनक्लोज हो गया ना, जो सरफेस बीच में आ रहा है, उसी को आप कहीं ना कहीं पेरीमीटर बोलोगे. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा, अभी आप जिस घर में रह रहे हो, आपके घर की बाउंड्री होगी, वॉल्स लगे हैं ना, ठीक है? तो बाहर से तो लोगों को क्या दिख रहे हैं? वॉल्स दिख रहे हैं. अब वो आपका कहीं ना कहीं बाउंड्री हो गया, अपने घर का पेरीमीटर हो गया. अब वो पेरीमीटर के कारण जितना सरफेस ऑक्यूपाइड हो गया है, जितना सरफेस एनक्लोज्ड हो गया है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे. जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे घर ये जमीन वगैरह, ठीक है, दूसरे एग्जांपल हो सकते हैं जमीन वगैरह. गांव में जो जमीन होते हैं तो कहते हैं ये 1 बीघा खेत है, 2 बीघा खेत है. तो व्हाट इज दैट बीघा वर्ड? तो वहां पे वो बाउंड्री को, बाउंड्री के बीच में जो सरफेस एनक्लोज होता है, उसी को हम लोग कहीं ना कहीं वहां पे बीघा बोलते हैं, है ना? तो अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एरिया. दैट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एरिया, राइट? दृष्टि, राइट नाउ दिस क्वेश्चन विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है? आप मेरे से पूछ रहे सर आई हैव अ क्वेश्चन, एक्स रूट ऑफ अंडर 1806336 है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे? दिस इज समथिंग विच वी टीच इन क्लास 8 एंड राइट नाउ अगर पूछना भी था दृष्टि, तो ये आप एकदम क्लास के एंड में पूछते, नॉट इन द मिडिल, राइट? ओके, तो हमने इसके बारे में बात किया था एरिया क्या होता है. नाउ व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट एरिया, तो अलग अलग शेप्स की एरिया हो सकती है ना, बट we are only concerned in this chapter, we are concerned only with the area of a triangle. Now what is the very first formula that comes in your mind when we discuss area of triangle? सबसे पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में क्या आता है जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं? क्या आता है सबके दिमाग में? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आता है, राइट? तो यहीं पे सबसे पहला फॉर्मूला इसीलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हर जगह लगेगा क्या? द आंसर इज यस, हर जगह लग सकता है किसी भी ट्राइंगल के लिए. एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल, वेदर इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और अ राइट ट्राइंगल, किसी टाइप के ट्राइंगल में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. लेकिन now the first question that comes in your mind, what is this base and what is this height? तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये जो बेस होता है, ये बेस मैंने आप लोगों को बताया, इट इज अल्टीमेटली एक, अरे यार ये लैपटॉप हैंग. ओके, तो जो बेस होता है दैट इज एक्चुअली योर साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है? साइड ऑफ द ट्राइंगल ही होता है. तो बेस आपका ट्राइंगल का एक साइड होता है. फिर ये हाइट क्या होता है? सो द हाइट इज
अ लाइन सेगमेंट, ये हाइट के बारे में मैंने बताया हुआ है, समथिंग विच इज परपेंडिकुलर टू अ साइड, समथिंग विच इज परपेंडिकुलर टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो एबीसी में हमारे साइड्स क्या क्या हो जाएंगे, ए बी साइड हो जाएगा, बीसी साइड हो जाएगा एंड एसी साइड हो जाएगा। हाइट क्या होता है, तो हाइट इज अ लाइन सेगमेंट which is perpendicular to the triangle, which is perpendicular to the, sorry, sides of the triangle, ठीक है। now that can be the side, और ये कोई दूसरा लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बात की थी राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे देखो आपके सामने येलो कलर में जो लिखा हुआ दिख रहा है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में हमने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल का बात किया था, जहां हमने बोला था वन एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, और एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं, राइट। अब इसमें 90 डिग्री जो बनता है वो 90 डिग्री एक्चुअली दो साइड्स के इंटरसेक्शन से बनता है। तो यहाँ पे ए बी साइड एंड बी सी साइड, इन दोनों के इंटरसेक्शन से 90 डिग्री बन रहा है, राइट। तो जो मैंने अभी आप लोगों को हाइट का बारे में बोला, हाइट क्या होता था, तो हाइट अल्टीमेटली इट्स अ लाइन सेगमेंट which is perpendicular to a side of the triangle. So I can say that AB line segment here, it is perpendicular to BC, or BC line segment is perpendicular to AB, because दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब डिस्कशन किया था हाइपोटेन्यूज वगैरह का। फिर यहाँ पे बात किए थे हम लोग एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। Now when we were talking about the area of right angle triangle, ये देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ था, if we have to find the area of a right angle triangle, then we can use the above formula directly. Above formula मतलब half into base into height वाला formula, by taking the two sides having the right angle, one is the base and one is height. तो ये कह रहा है कि जब भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है, जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है, आप क्या कर सकते हो, आप उसके जो दो साइड्स 90 डिग्री बना रहे हैं उनमें से किसी एक को बेस मान लेना, दूसरे को हाइट मान लेना, उन दोनों में से किसी एक को बेस मान लेना और दूसरे को हाइट मान लेना, और फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे शो भी करी थी कि जैसे ये ट्राइंगल था तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है बी पे, ए बी और बी सी 90 डिग्री बना रहे एक दूसरे के साथ। तो अगर मैं ए बी को हाइट कंसिडर करता हूँ, बी सी को बेस कंसिडर करता हूँ, तो भी मेरा एरिया 6 आ रहा है, और अगर मैं बी सी को हाइट मानता हूँ और ए बी को बेस मानता हूँ तो भी मेरा एरिया 6 आ रहा है, राइट। तो ये हमने डिस्कशन किया था। फिर आप लोगों को एक बार परपेंडिकुलर का मतलब समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। इस एग्जाम्पल में मैंने उस ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। एक ड्रॉ किया था ए बी के ऊपर, एक बीसी के ऊपर और एक एसी के ऊपर, और आपको ये दिखाया था कि इस ट्रायंगल में देयर कैन बी, अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो इस ट्रायंगल का, तो आप 3 अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों 3 अलग अलग तरीके से? बिकॉज यहाँ पे तीनों साइड्स के ऊपर एक एक परपेंडिकुलर बना हुआ है। तो जैसे कि ए बी साइड अगर हम देखें, अगर हम ए बी साइड को देखें यहाँ पे, तो ए बी साइड पे परपेंडिकुलर क्या है, तो ए बी साइड पे ये आपका परपेंडिकुलर हो गया है ना, ए बी साइड पे ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो हम वहां पे बोलेंगे कि अगर आप उसके हेल्प से कैलकुलेट करना चाहोगे तो योर आंसर विल बी हाफ इनटू ए बी इनटू सी पी, वेयर ए बी इज द बेस, ए बी बेस बिकॉज इट इज साइड ऑफ द ट्रायंगल, एंड सी पी इज द परपेंडिकुलर ऑन द ट्रायंगल, CP is the perpendicular on the triangle, ठीक है। एंड मैंने आप लोगों को फिर ये चीज बताई थी कि हम तीनों में से कोई भी तरीके से यूज करेंगे, हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है, हमारा आंसर सेम आएगा। आदित्य सिंह, यहां तक चीजें समझ में आ रही है? एक क्विक आइडिया हो रहा है आपको? हाँ शिजा,
सर ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर, इसमें हम लोग एक स्पेसिफिक लाइन को सर बेस भी तो नहीं मान सकते हैं ना? सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल कहाँ बोला मैंने? सॉरी सर। तो हाँ, सर ये जो ट्रायंगल आप बनाया तो सर इसमें तो सर कोई एक स्पेसिफिक सर बेस नहीं है ना? नहीं है। और तो यही तो आपको कहीं ना कहीं बता रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर आ सकता है ना? तो जब हम लोग उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद उसका बेस निकल रहा है। एग्जैक्टली द लाइक अगर आप सीपी को देखोगे तो सीपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सो ए बी विल एक्ट एज द बेस एंड सी बी विल एक्ट एज द हाइट और ऑल्टीट्यूड। अगर आप ए एम को देखते हो तो ए एम इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन बी सी, so AM will act as height now and BC will act as the base. Similarly, if you look at BN, so BN is the perpendicular and AC is the base now. ठीक है? तो जो परपेंडिक जो बेस होती है, डेफिनेशन बेस और हाइट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। हाइट इज अ परपेंडिकुलर ऑन वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है? तो अगर आप AM को देखोगे, AM इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC, so AM will become the height and BC will become the base. CP is the perpendicular on AB. AB is the sides of the triangle. So AB will become the base and CP will become the perpendicular or the height. ठीक है? यस सर। ओके, तो ये दिस इज हाउ आदित्य वी एक्चुअली फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है? राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हम लोग सीधा जो दो साइड्स 90 डिग्री बनाते हैं ना, उन्हीं दोनों के लेंथ को मल्टीप्लाई करके हाफ कर देते हैं, मतलब उन्हीं में से एक को बेस मानते हैं और एक को हाइट मानते हैं। ये तो जो एग्जांपल था ये बस समझाने के लिए था। उसके बाद फिर आए थे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर हमने बात किया था कि यहाँ पे प्रॉपर डेरिवेशन वगैरह है, कैसे निकाला गया था। तो आप बीसी पे एक मिड पॉइंट पकड़ते हो डी, और उस डी को आप ए से ज्वाइन करते हो। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत ये होती है कि अगर आप एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हो तो जो एडी बन रहा है, एडी, ये एडी को मीडियन भी बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। यस, आफ्टर रिवीजन वी विल डिस्कस द होमवर्क। तो इसलिए एडी को परपेंडिकुलर बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है ना? इसलिए एडी को परपेंडिकुलर बोला जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब मैंने आपको इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए बताया है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए है उसकी हाइट क्या मानोगे आप? उसकी हाइट आप अज्यूम करोगे √3/2 इंटू ए। ये मैंने डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताया था आप लोगों को जो याद रखना है। ओलंपियाड वगैरह में हम सीधा मतलब नॉर्मल प्रोसेस से फॉलो नहीं करते, हम सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मान लो कि अगर मैंने आपको बोला कि बताइए एक 6 सेंटीमीटर का साइड है, एक 6 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6 सेंटीमीटर साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका हाइट कितना होगा या उसका एरिया कितना होगा? तो आप क्या करोगे, ये हाइट वाला फॉर्मूला में ए के जगह पे 6 रख दोगे, इस एरिया वाला √3/4 इंटू ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले में ए के जगह आप 6 रख दोगे, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है? तो यहां मैंने आप लोग को दिखाया था कि जो डायग्राम लिए हम लोग, ये जो डायग्राम था ये एबीसी ट्रायंगल, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसका साइड था 10 सेंटीमीटर का। तो अगर आप यहाँ पे हाइट निकालना चाहते थे तो वही यहाँ पे पुट करके दिखाया है आदित्य।
चलो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। सो आई वाज सेइंग कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये दोनों 8 सेंटीमीटर के हैं और बीसी इसका 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इक्वल साइड्स कौन से होंगे? तो इक्वल साइड्स होंगे ए बी एंड ए सी, ठीक है, इक्वल साइड्स होंगे ए बी एंड ए सी। तो यहाँ पे भी आपको सेम अप्रोच फॉलो करने के लिए बोला गया था। यहाँ पे भी आपको बोला गया था कि नॉन इक्वल साइड जो है जैसे बीसी, तो बीसी के मिड पॉइंट को ऑपोजिट पॉइंट के साथ ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दीजिएगा। बीसी के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दीजिएगा, तो एडी हो गया ज्वाइन। जब एडी ज्वाइन कर दिए तो जैसे इक्विलेटरल में ये परपेंडिकुलर होता है, पीछे हमने इक्विलेटरल देखा था, यहाँ पे जैसे ये परपेंडिकुलर हुआ था, ठीक उसी तरीके से आइसोसेलेस में भी ये परपेंडिकुलर होता है। तो फिर हम लोग ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग फाइंड आउट हाइट ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB is 8 square, basically AB is 8, पाइथागोरस में हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। BD, since D is the midpoint of BC length, तो BC का हाफ करोगे तो BD हो जाएगा। BC का हाफ करोगे तो BD हो जाएगा, ठीक है। आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। क्या उपाय लगाए इसका? ओके, जस्ट एक बार लास्ट चेक करता हूँ, अगर वाईफाई काम करने लग गया तो ठीक है, नहीं तो आई एंड द क्लास, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी कट रहे हैं क्या आवाज? आर यू एबल टू हियर मी नाउ? इफ यू आर एबल टू हियर मी नाउ देन आई विल कंटिन्यू, एल्स आई विल एंड द क्लास फॉर टुडे। अभी सुनाई दे रहा है? ठीक है। कभी कभार हल्का फुल्का होगा, बट वी आर रिवाइजिंग। हम आज कुछ नया नहीं करेंगे, ठीक है, हम कुछ नया नहीं करेंगे। सो अब ये जैसे AD हमने निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से, और पाइथागोरस लगाने के बाद AD का लेंथ यहाँ पे 2√15 आया था। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट किया था यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था। अब आता है हीरोन्स फॉर्मूला। यहीं पे हम कल 5 मिनट थे, तो एक बार इसको मैं आप लोगों को फिर से समझाना चाहूंगा। हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप एरिया कैलकुलेट करते हो एक ट्रायंगल का विदाउट द नीड ऑफ हाइट। बिना हाइट के हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बिना हाइट ऑफ द ट्रायंगल के हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज रूट अंडर, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लगाना होता है, उसके अंदर लिखना होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर a b c are the three lengths of the triangle, three sides of the length of the three sides। जैसे मान लो यहाँ पे आपके साइड में मैंने ट्रायंगल बनाया था, उसमें एक का लेंथ है स्मॉल a, एक का लेंथ है स्मॉल b और एक का लेंथ है स्मॉल c। तो कोई भी वैल्यू जो भी है आप उसमें से किसी को a मानना, किसी दूसरे को b, तीसरे को c मानोगे। एंड फिर यहाँ पे एक लेटर दिख रहा है s, तो s इज सेमी पेरीमीटर। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब आदित्य हाफ ऑफ द पेरीमीटर होता है। सेमी का मतलब हाफ होता है, पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। तो यहीं पे मैंने पेरीमीटर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी। तो अगर पेरीमीटर है a प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर तो उसका आधा हो जाएगा, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो आपको गाइस पहला काम क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, जब भी हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो
तो आपको तीन साइड्स को एबीसी मानना होता है और उसके हेल्प से आप सबसे पहले एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। एस की वैल्यू जो भी आती है उसको फिर आप इस क्वेश्चन में पुट करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो, फिर आपको आंसर मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है अपूर्वा, आप ये फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हो, किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हो, बट जनरली इसको यूज किया जाता है किसके लिए? स्केलियन ट्रायंगल के लिए, क्योंकि बाकी सब में हाइट निकालना बहुत आसान है, बाकी सब में हाइट निकालना बहुत आसान है। स्केलियन ट्रायंगल के केस में, स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, तो वहां पे हाइट निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम उन सब केसेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। आदित्य, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? एक बार आप अनम्यूट करके भी कह सकते हो अगर कुछ डाउट है तो। कौन सा पार्ट में आपको नहीं समझ में आया बताओ? दिक्कत है। तो अपने को क्या याद रखना आदित्य, कि जब राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो उसका एरिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है तब उसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और एक फिर आता है हीरोन्स फार्मूला जो कि हर तरीके के ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। हर तरीके मतलब इसको, इस फॉर्मूला से आप इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल सबका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम इसको मेनली किसके लिए यूज करते हैं? देखो लास्ट में लिखा हुआ है, जनरली दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, जब हाइट ऑफ द ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना, और यू कैन से इफ द ट्रायंगल इज अ स्केलियन ट्रायंगल, जब तीनों साइड्स नॉन इक्वल होते हैं ना तो वहां हाइट निकालना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, फिर इस पे एक क्वेश्चन भी दिखाया गया था, ये एबीसी ट्रायंगल है जिसके लेंथ है 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो ये कहीं ना कहीं आपके क्या बन गए? ये आपके बन गए एक तरीके से स्केलियन ट्रायंगल, क्योंकि इसके तीनों साइड्स क्या है? इसके तीनों साइड्स नॉन इक्वल है। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या करना है? अपूर्वा थोड़ी देर में बताता हूं। अब इसमें तो तीनों साइड्स आपको क्लियरली दे दिया है ना स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे? किसी एक को ए मान लोगे, मान लो आपने इसको ए माना है, इसको आपने स्मॉल ए माना, आपने इसको स्मॉल बी माना, आपने इसको स्मॉल सी माना। अगर आप चाहते तो इसको भी कोई दूसरा ऑर्डर में भी चूज कर सकते थे। तो यहाँ पे ए को माना गया है 12 सेंटीमीटर, बी को माना गया 14 सेंटीमीटर, सी को माना गया 6 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टू कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टू कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर। और स्टेप 2 क्या होता है? उसको पुट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना। तो सेमी पेरीमीटर हमने कैलकुलेट किया, 16 सेंटीमीटर आया, और फिर देखिए वैल्यूज को पुट किया है, इन वैल्यूज को इधर पुट किया है। तो पहले अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे जस्ट दिखाऊं तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाता है? रूट अंडर एस का वैल्यू है 16 इनटू, अब s माइनस ए जो लिखा हुआ है वो कितना हो जाएगा? तो 16 माइनस 12 हो जाएगा। उसके बाद s माइनस बी कितना हो जाएगा? तो आपका 16 माइनस 14 हो जाएगा। फिर आपका s माइनस सी कितना हो जाएगा? तो दैट विल बी 16 माइनस 6, दैट विल बी 16 माइनस 6। ठीक है, अब आप 16 माइनस 12 भी यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 16 माइनस 14 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एंड 16 माइनस 6 यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अब इसी को मल्टीप्लाई करके इसका रूट कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी टेक द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे अपूर्वा ने पूछा है, question is how to find the third side, of a triangle when
its two sides are given, and the value of perimeter is also given. तो आई थिंक आपने आरएस अग्रवाल में इस तरीके के क्वेश्चंस को देखा है, ठीक है, आपने आरएस अग्रवाल में इस क्वेश्चंस को देखा है। यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से द पेरीमीटर इज, let's say the perimeter is 32 centimeter, ठीक है, and this length is 11 centimeter, this length is 14 centimeter, what is this length? तो कहीं ना कहीं अपूर्वा जो सवाल पूछ रही है वो ये है कि अगर एक ट्रायंगल का पेरीमीटर हमको दिया हुआ है और उस ट्रायंगल के बाकी दो साइड्स हमको दिए हुए हैं, तो तीसरा साइड आप कैसे फाइंड आउट करोगे? राइट अपूर्वा, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। तो यहां पे आप क्या करोगे अपूर्वा? देखो सिंपल सी लॉजिक है, मान लो इसको x, आप इसको x अज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये जो पेरीमीटर आया है यहाँ जो पेरीमीटर आया है 32, व्हाट इज दिस पेरीमीटर? पेरीमीटर विल बी द सम ऑफ ऑल द साइड्स, पेरीमीटर विल बी द सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अगर आप इस यहां देखोगे तो एक हमने x माना हुआ है, एक हमारा 14 है और एक हमारा 11 है। एक को हमने माना है x, एक हमारा 14 है और एक हमारा 11 है। तो x प्लस 14 प्लस 11 कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 32, ठीक है। तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा, और यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? तो यहां से x का वैल्यू आएगा 7, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है कि आप क्या देखोगे, आप यहां पे देख रहे हो कि पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम होता है। तो अगर हमने जो साइड हमको नहीं पता उसको अगर हमने x मान लिया तो हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा? x प्लस 14 प्लस 11 हो जाएगा, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 32। तो वहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। यस आशु, कर सकते हो। रजनीश भी सही है। चलिए, तो आई थिंक यहां तक तो आप सबको समझ में आ गया है ना। अब मैं आपके डाउट्स लेता हूं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो आपको क्या बोला है? हो सकता है क्वेश्चन पढ़ के कुछ लोगों को दिक्कत हो, तो मैं एक एक बार सबका आइडिया दे देता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि वहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है? जिसका लेंथ दिया हुआ है a सेंटीमीटर। तो ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, ठीक है, तीनों a है। फिर आप क्या कर रहे हो? आपको बोला है कैलकुलेट द एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो गाइज अगर मुझे कोई हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या बोला हुआ है? सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर क्या होगा? देखिए आप अच्छे से, डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 3a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देयरफॉर
using Heron's formula ओके तो स्टूडेंट्स Heron's फॉर्मूला कहता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, है ना। Heron's फॉर्मूला ये कहता है। अब यहाँ पे अगर हम S की वैल्यू को पुट करने जाए तो S की जगह पे वी कुड हैव पुट 3a/2। यहाँ पे क्या होता 3a/2 माइनस A। अच्छा इस केस में B और C, इस केस में B और C भी क्या है, वो भी आपका A ही है। तो 3a/2 माइनस A, इसके बाद फिर से 3a/2 माइनस A, फिर से 3a/2 माइनस A। ऐसे करोगे तो ये आपको मिलेगा a/2, तो a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। तो फाइनली अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट कितना आ गया, ये प्रोडक्ट आ रहा है 3 इंटू a⁴ होल डिवाइडेड बाई 16। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि अब ये रूट से बाहर क्या क्या चीज निकल कर आएगा। तो रूट से बाहर a⁴ निकलेगा तो a² बन जाएगा, 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 बन जाएगा, और रूट के अंदर बस 3 बचेगा। तो ध्यान से देखो, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को तब लिखाया था √3/4 a², वो फॉर्मूला हमें सामने मिल गया, है ना। वो फॉर्मूला हमें सामने यहाँ पे मिल गया। साकेत मैं कह रहा हूं कि यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना। यहां अगर देखोगे 3a/2 माइनस a, ये वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसके लिए क्या करोगे, यू विल टेक एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 2 का, ऊपर बनेगा 3a माइनस 2a, तो ये हो जाएगा आपका a/2, ये हो जाएगा आपका a/2, है ना। वही a/2 यहां पे लिखा हुआ है। ओके इसके अलावा रजनीश ने हैंड रेज किया है। हाँ रजनीश। सर क्वेश्चन में पेरीमीटर का वैल्यू दिया है सर। क्वेश्चन में पेरीमीटर का वैल्यू बाद में दिया है आपको। अगर इस क्वेश्चन को पढ़े एक बार, ऑर्डर से पढ़े, तो ट्रैफिक सिग्नल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग Heron's फॉर्मूला। तो आपको यहां तक क्वेश्चन बोल दिया ना, तो उस टाइम पे हम इसका निकालेंगे ए के रेस्पेक्ट में, क्वेश्चन निकालेंगे ए के रेस्पेक्ट में एरिया। फिर कह रहा है कि फाइंड इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब ये कंडीशन दे रहा है, अब आपको ये कंडीशन दे रहा है कि अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तब उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, हाँ श्रीजा बोलो। सर 12.1 में सर जो क्वेश्चन नंबर 2 है सर, उसमें बोल रहा है कि 5000 पर ईयर वो अगर देता है तो सर 3 मंथ्स का, तो सर पहले सारे मंथ्स का निकालेंगे उसके बाद ही नहीं ये सॉल्व होगा। रुको रुको एक मिनट, पहले क्वेश्चन नंबर 1 खत्म करता हूँ, फिर अब अनम्यूट ही रहो, एक मिनट रुक जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। अब वो कंडीशन दे रहा है इफ पेरीमीटर इज 180, तो पेरीमीटर तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 3a है, तो 3a का वैल्यू अगर 180 होगा तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल आएगा, a का वैल्यू निकल आएगा 60। तो यहाँ से अगर हम एरिया कैलकुलेट करने जाए तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर, तो इंटू 60 इंटू 60, तो एक 60 यहाँ पे कैंसिल करेगा, 15 आएगा, 15 6 90, तो 900√3 आपका वहां पे आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो जब पेरीमीटर 180 तो ये आपका आंसर निकलेगा। ओके नेक्स्ट,
गाइस पेरीमीटर जो लोग कह रहे हैं ना, पेरीमीटर दे आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिनेरियो कि अगर पेरीमीटर इतना है तब एरिया क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में 2 बार एरिया निकालना है। एक बार आपको एरिया निकालना है ए के टर्म्स में, और एक बार आपको एरिया निकालना है जब आपको पता चल गया कि पेरीमीटर 180 है। लुक एट द क्वेश्चन। आपको मैं एक बार क्वेश्चन पे वापस ले जाता हूं। अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो ये देखिए यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ये इंफॉर्मेशन कब दिया है? जब हमारे पास साइड ए है। और ये वाला इंफॉर्मेशन कब दिया हुआ है? जब हमारे पास पेरीमीटर 180 है। जब हमारे पास पेरीमीटर 180 है। तो क्या क्वेश्चन आपको एक ही लाइन के अंदर 2 बार एरिया कैलकुलेट करने के लिए देगा सेम चीज का इंफॉर्मेशन पे? नहीं, वो आपको 2 अलग अलग सिचुएशन दे रहा है। जब आपको साइड नहीं पता, जब साइड का मेजर नहीं पता, जब साइड सिर्फ ए दिया हुआ है, तब एरिया क्या है आप वो निकालोगे। और जब आपको पेरीमीटर दे दिया है तब आप एरिया एक बार कैलकुलेट करोगे फिर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ट्रायंगुलर साइड was of a flyover had been used for advertisement. The side of the walls are given. Earning of 5,000 rupees per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. तो कितना रेंट उसने पे किया? ओके, तो अब बताओ श्रीजा क्या पूछ रहे थे यहाँ पे आप? हाँ सर, क्वेश्चन जो बोल रहा है सर वो बात तो समझ आ रही है। तो सर फर्स्ट हम लोग को सर पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल उसको निकाल लेंगे, जैसे कि हीरोन्स फॉर्मूला में सर दिया हुआ है बाय 2 करके सबको प्लस करके। तो सर ये जो फिगर है सर, ये फिगर समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये किस तरह का ट्रायंगल है। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सुन रहा हूँ। तो आपने दिया है 122 120। अब देखो क्लियरली इसके तीनों साइड्स तो नॉन इक्वल है, तो ये क्या बन गया? स्केलियन ट्रायंगल। यस सर। ये एक स्केलियन ट्रायंगल बन गया क्योंकि इसके तीनों साइड्स नॉन इक्वल है। इक्विलेटरल तो है नहीं, आइसोसेलेस तो है नहीं, स्केलियन बन गया। एक ऑप्शन आपके पास रहता है, स्केलियन है तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग सृजा, कि वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है कि नहीं, राइट? यस यस। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो मान लेते हैं कि दिस इज 120, मान लेते हैं दिस इज 22 एंड दिस इज 122। अब आपको क्या चेक करना है? 120 का स्क्वायर कितना होता है? तो दैट इज 14400। 22 का स्क्वायर कितना होता है? तो दैट इज 484। एंड आपका 122 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर आपका 484, तो लास्ट में 84 आएगा। 122 प्लस 22 144, 144 प्लस 4 148। I think I did it correct. Okay, तो आप देख सकते हो कि दिस इज अ प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि ये फॉलो कर रही है इस चीज को। दिख रहा है क्या? 120 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, इसको ऐड करो, कितना हो रहा है? ये ऐड करो तो ये आपको 14884 मिल रहा है। तो दे बोथ आर इक्वल। सो इफ दे बोथ आर इक्वल मतलब दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये आपको पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया कैलकुलेट करना अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया, बिकॉज नाउ आई कैन से द एरिया विल बी हाफ इनटू 120 इनटू 22। ठीक है, अब यहाँ पे हमको हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो। अब 120 को 2 से कैंसिल करोगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 इंटू 22, 60 इंटू 22 कितना हो गया? 1320 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया कैलकुलेट हो गया। आई थिंक जितने लोगों को दिक्कत हुई है वो यहीं पे हुई है। यस सर। सर बट हम इसको पेरीमीटर से सॉल्व किए सर, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल निकाल के उसके बाद सर सॉल्व किए। ओके, स्टिल वहां पे एज सच आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेट मी, क्योंकि उसको सॉल्व करने के बाद सर हम लोग उसको मंथली उसका जो था वो निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दिया है पेरीमीटर के आंसर के साथ, तो सर आ गया। ये देखो, हाँ ठीक है, आंसर आएगा ही।
तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है जब आपको आंसर मिल गया तो? वैसे सर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया था, लेकिन सर ये जो नीचे हमारा फिगर दिया हुआ है सर, ये क्या शो करना चाह रहा है सर, ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है। देखो फिगर में क्या है कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डायग्राम, बट वी आर नॉट कंसर्न विद द एंटायर शेप, वी आर ओनली कंसर्न विद द ट्रायंगल दैट इज प्रेजेंट हियर। तो ट्रायंगल जो हम लोगों को दिख रही है ना, ये जैसे यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज करूँ एक बार, तो ये जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है इसी की बात हो रही है बस, है ना, इसी की बात हो रही थी। आपको खाली इस ट्रायंगल को कंसीडर करना और किसी ट्रायंगल को देखना ही नहीं है। क्वेश्चन ने बोल दिया ना ट्रायंगुलर साइड ऑफ द फ्लाईओवर, तो ट्रायंगुलर साइड ऑफ द फ्लाईओवर मतलब बस हमको ट्रायंगल को कंसीडर करना था और किसी चीज को कंसीडर नहीं करना था। तनिषा प्रैक्टिस के साथ उसमें टाइम कम लगेगा आपको। ओके, एनी आर्या, कैन यू टेल मी इफ इट इज क्लियर नाउ? यस सर। आर्या नॉट श्रीजा। आशु, क्या आपका ये डाउट क्लियर है? आपको भी क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम था? यस पूजा बताइए। सर हम इतना मतलब ये जो सर आप दिए हैं 1320, तो सर हम इसको निकाले हैं, इसके बाद वो बुक में जो आंसर आ रहा है वो मतलब कॉपी में नहीं दे रहा है, हम निकाले हैं तो। हाँ, क्योंकि देखो ये तो हमारा क्या निकला, ये हमने एरिया कैलकुलेट किया, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देखो क्वेश्चन के हिसाब से आपको हर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 साल में 5,000 रुपया देना है, और एक कंपनी ने अपने वॉल्स को 3 महीने के लिए रेंट पे चढ़ाया है, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल रेंट कितना हुआ, तो चलो मैं टोटल रेंट भी कैलकुलेट कर देता हूं। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर, या आप ही कह रहे हो कि सर 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया मेरे को देना साल में, तो हमारे पास इस तरीके के सबसे पहले कितने वॉल्स है इस क्वेश्चन में? देखो कितने वॉल्स दिए हुए हैं, तो एक वॉल यहां पे है और एक वॉल यहां पे है, तो 2 वॉल्स यहां हो गए, तो हमारा टोटल एरिया कितना हो गया? तो 1320 का डबल, उसका डबल हो गया आपका 2640। पहली चीज। अगली चीज, कॉस्ट की अगर हम बात करें तो आपका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट पर ईयर, कॉस्ट पर ईयर यहां पे अगर हम बात करें तो दैट इज 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा टोटल एरिया निकला 2640, तो अगर हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें, लेट मी टेक इट ऑन हियर, यहाँ पे अब थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो हमने देखा था कि हमारा टोटल एरिया कितना आ रहा है? टोटल एरिया आ रहा था 2640 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कॉस्ट पर ईयर कितना आ रहा है? so that is 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर इतना है, तो टोटल कॉस्ट पर ईयर ऑफ द टू ट्रायंगल्स वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 5,000 इंटू 2640, राइट? 5,000 इंटू 2640, क्योंकि टोटल एरिया 2640 है। लेकिन ये कॉस्ट कितने टाइम के लिए? ये कॉस्ट 1 साल के लिए। तो अगर आप टोटल कॉस्ट निकालोगे फॉर 3 मंथ्स, टोटल कॉस्ट निकालोगे फॉर 3 मंथ्स, तो वो कितना हो जाएगा? ये कॉस्ट था आपका 1 साल के लिए, तो आप सबसे पहले इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो ये आपको 1 महीने का कॉस्ट मिल जाएगा, और फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आपको 3 महीने का कॉस्ट मिल जाएगा। फिर जो भी आपकी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है? वेरी गुड कनिष्का। दृष्टि सही है, आपका तरीका भी सही है,
साकेत ने आंसर लिखा है 16,50,000। आई थिंक पूजा आपने हैंड रेज किया था, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू, इसके बाद कहां पे डाउट हुआ है स्टूडेंट्स, चैट में बताना। हाँ रजनीश, सर जो सॉल्व किए थे थोड़ा एक बार सर वो फोटो लगे ना। मतलब कौन सा वाला पार्ट पे कह रहे हो? तो सर जो अभी सॉल्व किए 2 नंबर क्वेश्चन, ये वाला पार्ट कह रहे हो? यस सर। सर यहाँ पे बोल रहे हैं सर टोटल एरिया हमारा आ रहा था सर 1320। हाँ, सर आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है, कैसे? क्योंकि डायग्राम में देखो एक बार रजनीश, वहां पे 2 ट्रायंगल, एक लेफ्ट में एक राइट में है। सर लेकिन फिर आंसर भी नहीं आ रहा है। एक मिनट में, क्वेश्चन हो सकता है कि एक का ही पूछा हो। यस सर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द, अच्छा, सही है गाइस। ये देखो, मैंने थोड़ा क्वेश्चन को ये चीज मिस कर गया था। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, तो कंपनी ने एक वॉल को हायर किया, है, ठीक है। तो इसीलिए एक ही का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे दोनों नहीं है, ठीक है, दोनों नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज। वेरी गुड रंजीत, थैंक यू। ये बताता है कितने लोगों ने ध्यान से इसको सॉल्व किया था। गुड, ओके। इसके अलावा और एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या स्टूडेंट्स? एनसीईआरटी के और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है प्रज्वल, अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो प्रज्वल, ये जो क्वेश्चन वैसे आप पूछे हो, ये कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैं एक बार स्टार्टिंग पार्ट बता देता हूं, शायद वहीं पे फंसे हो गए। क्वेश्चन के हिसाब से मान लीजिए कि ये हमारे इक्वल साइड्स है, ठीक है। तो ये मेरा 12 सेंटीमीटर का साइड हो जाएगा और ये भी मेरा 12 सेंटीमीटर का साइड हो जाएगा। क्वेश्चन के मुताबिक पेरीमीटर दिया हुआ था कितना? पेरीमीटर दिया हुआ था 30। तो पेरीमीटर आपका इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC, ये हो जाएगा आपका 30, राइट। तो अगर आप यहां देखोगे, AD का वैल्यू भी 12 हो गया डायग्राम के हिसाब से, AC का वैल्यू भी 12 हो गया, तो 12 प्लस BC प्लस 12 इज इक्वल टू 30। तो यहां से 12 12 24 को उधर भेज दो, तो BC का वैल्यू 30 माइनस 24, ये हो गया आपका 6, ठीक है, ये वैल्यू आ गया 6। तो 6 मेरा तीसरा साइड का वैल्यू निकल गया। अब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हमको क्या चीज कैलकुलेट करना होता है? हमको कैलकुलेट करना होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर आपका एक्चुअली क्या होता है? तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो पेरीमीटर तो 30 है, 30 बाय 2 हो गया 15। तो अब हम अगर एरिया कैलकुलेट करें, 15 इंटू, अब जो S माइनस ए लिखोगे तो 15 माइनस 12 लिख सकते हैं। आप क्या करो, फॉर्मूला में इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो।
तो 15 माइनस 12, s माइनस b करोगे फिर से 15 माइनस 12, s माइनस c करोगे तो 15 माइनस 6, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है प्रज्वल, बोलिए समझ में आ रहा है क्या? प्रज्वल इज इट क्लियर नाउ? फिर हम आगे सवाल पे आते हैं। ओके चलिए, तो अब आर एस अग्रवाल 1 मिनट मुझे टाइम दो ओपन करने के लिए। ओके एक बार स्टूडेंट पेज नंबर बता सकते हो क्या, कितना था पेज नंबर? फाइव 29। ओके थैंक यू बहुत लोगों ने मैसेज किया है। ओके टेल मी कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? कुलसुम क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर बता दो कुलसुम साथ में। एग्जाम्पल 7 ओके एग्जाम्पल 7 एक्स्ट्रा चीजें आप सीख रहे हो, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखोगे आप लोग। अब जैसे आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 में बहुतों को दिक्कत हो रही होगी, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 में दिक्कत आई थिंक जिसको भी हो रही है वो सिर्फ इसके कारण हो रही है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ये बताओ सबसे पहले यहां से लेके यहां तक में किसी को दिक्कत हुआ है क्या? किसी को भी यहां से लेके यहां तक में दिक्कत हुआ है? यहां तक में क्या किया उन लोगों ने? दे हैव कैलकुलेटेड एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, है ना? हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया कैलकुलेट किया है बस। उसके बाद वाले स्टेप में दिक्कत हो रही होगी, तो चलो मैं आपको पहले इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं। देखो गाइस होता क्या है, हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ एक्चुअली में क्या होता है कि ये देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है, ये तो थोड़ा समझाना गलत हो जाएगा। लेट्स टेक अ ट्रायंगल,
something like this. ओके, अब ये बताओ, अब सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे सबसे छोटा साइड कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे छोटा साइड कौन सा दिख रहा है आपको? इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, इट इज BC. BC सबसे छोटा साइड है. अगर मैं परपेंडिकुलर्स की बात करूं, अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं, तो BC पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो A से आएगा. तो क्या ये आप देख सकते हो BC is the smallest side, बट अगर मैं आप यहां पे बाकी से परपेंडिकुलर देखते हो, यहां से जो परपेंडिकुलर जाएगा वो कुछ ऐसा हो सकता है. सिमिलरली यहां से जो परपेंडिकुलर जाएगा B से, वो कुछ ऐसा हो सकता है. तो कैन यू सी दैट BC is the smallest side, but it is having the largest perpendicular. Yes or no students? दिख रहा है आप सबको? मतलब दिस इज इतना, मतलब आपको विजुअलाइज करने की भी जरूरत नहीं है. जस्ट इस डायग्राम को देखो, हमें यहाँ पे सबसे बड़ा साइड दिख रहा है AB, लेकिन AB पे जो परपेंडिकुलर है वो बड़ा छोटा दिख रहा है. AC हमको AB से जस्ट छोटा दिख रहा है, उस पे भी परपेंडिकुलर. बेसिकली परपेंडिकुलर का जो लेंथ होता है वो साइड के ऑपोजिट चलता है. तो सबसे बड़ा साइड पे सबसे छोटा परपेंडिकुलर आता है. ठीक है, ये आप सीधा नोट कर सकते हो. सबसे बड़ा साइड पे सबसे छोटा परपेंडिकुलर आता है, सबसे छोटा साइड पे सबसे बड़ा परपेंडिकुलर आता है. ठीक है, दिस इज अ फैक्ट. और ये आप डायग्राम्स के हेल्प से बहुत इजीली इस चीज को समझ सकते हो. डायग्राम्स के हेल्प से बहुत इजीली समझ सकते हो. अब देखो मैं आपको और एग्जांपल देता हूं. राइट एंगल ट्रायंगल, लेट्स कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ये देखिए. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ मान लो कि ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, और ये कितना हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का. ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये आपको समझाएगा. जब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसा होने वाला है. राइट, दिस पॉइंट लेट इट बी D. तो अब यहां पे देखोगे तो AB is perpendicular to BC. AB is perpendicular to BC and BD is perpendicular to AC. अब आप बताओ इसमें से सबसे बड़ा साइड कौन सा है? इसमें से सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूस वाला होता है. राइट. अच्छा, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीजें देखो. फॉर AB परपेंडिकुलर इज, मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो कि AB के लिए, AB के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है? AB के लिए उसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है? चैट बॉक्स में बताओ. देखो मैंने लिखा ना, फॉर AB परपेंडिकुलर इज व्हाट? वेरी गुड शाहिद अली, वेरी गुड. रजनीश सही है, साकेत गलत, अनुजा सही है, निखिल गलत. गाइस ये देखो ना,
ए बी साइड पे परपेंडिकुलर कहां बन रहा है, ए बी पे 90 डिग्री कहां बन रहा है, बीसी की हेल्प से बन रहा है। तो फॉर ए बी परपेंडिकुलर इज बीसी, ठीक है। ए बी साइड के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी साइड के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी। ओके अच्छा, अगर मैं सिमिलरली पूछूं बीसी साइड के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी पे परपेंडिकुलर कौन है, तो बीसी पे परपेंडिकुलर तो ए बी है, क्योंकि गाइस ये देखो ए बी परपेंडिकुलर टू बीसी ऑलरेडी दिख रहा है, तो ए बी बीसी पे परपेंडिकुलर बोल सकते हो या बीसी ए बी पे परपेंडिकुलर बोल सकते हो, एक ही बात है। तो ए बी के लिए परपेंडिकुलर विल बी बीसी एंड सिमिलरली बीसी के लिए परपेंडिकुलर विल बी ए बी। बट if I talk about the third triangle is AC. अब ये AC के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AC पे परपेंडिकुलर कौन है, AC पे परपेंडिकुलर कौन है, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज BD। इसमें तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, है ना, इसमें किसी को भी डाउट नहीं हो रहा होगा। तो चलो अब हम तीनों परपेंडिकुलर्स का लेंथ देखते हैं, तीनों परपेंडिकुलर्स का लेंथ देखते हैं। यहाँ पे BC का लेंथ तो ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ AB का लेंथ हमको पता है विच इज 8 सेंटीमीटर, और हमको अब BD का लेंथ निकालना है। तो चलो मैं आप लोगों को BD का लेंथ निकालता हूं। यहाँ पे BD का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हमको कैलकुलेट करना है, तो हम इसको यहाँ पे दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी, सॉरी हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, बेस इंटू हाइट, ये भी कर सकते थे। या फिर अगर आप AC को बेस लेते हो, अगर आप AC को बेस लेते हो तो उसके ऊपर हाइट क्या है, BD है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दूं, तो हाफ इंटू 8 इंटू 6, यहाँ पे हाफ इंटू 10 इंटू BD। तो आप छोटी सी चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, हाफ तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 48 है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे BD का लेंथ मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का हेल्प लिया। आपसे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाता तो आप क्या बोलते, आप बोलते हाफ इंटू AB इंटू BC, राइट, हाफ इंटू AB इंटू BC बोलते। और दूसरा तरीका क्या था, अब क्योंकि हमको AC के ऊपर भी परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो हमने क्या कर लिया, हाफ इंटू AC इंटू BD भी कर लिया। दोनों एक दूसरे के बराबर है, और अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो मैंने यहाँ पे उसका यूज करके परपेंडिकुलर का लेंथ निकाला। अब परपेंडिकुलर का लेंथ जो निकाले हैं वो कितना आया है, 4.8 आया। तो यहाँ पे दिस इज कमिंग आउट टू बी 4.8 सेंटीमीटर। तो आप देखो सबसे बहुत इजीली अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा है, आदित्य ने हैंड रेज किया है, यस आदित्य। सर BC। हाँ फिर से बोलो सर, आवाज कट क्लियर है सर, आवाज कट क्लियर है सर। अच्छा ओके, एम आई ऑडिबल नाउ, अब आ रही है आवाज आदित्य आपको, आदित्य अभी आवाज आ रही है, ओके। तो स्टूडेंट्स मैं कह रहा था, देखो मैं हम लोग इसी को करके एंड करते हैं, हाँ इसी को एंड करके एंड खत्म करेंगे। तो बस छोटी सी ऑब्जर्वेशन देख सकते हो क्या सब कोई, कि यहाँ पे जब AB हमारा साइड था
हमारा परपेंडिकुलर आया BC, जब BC हमारा साइड था हमारा परपेंडिकुलर बना इस केस में AB, और जब AC हमारा साइड था तो हमारा परपेंडिकुलर बना BD। क्या आप देख सकते हो सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड कहां मिला है? सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड कहां मिला है? सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड मुझे BD में मिला है, ठीक है, सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड मुझे BD में मिला है, बट BD किसका ऑल्टीट्यूड था? AC के लिए ऑल्टीट्यूड था, जो कि AC सबसे बड़ा साइड दिख रहा था। तो क्या आप सबको यहां से ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि फॉर द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल यू गेट द शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड, एंड सिमिलरली for the shortest side of the triangle you get the longest altitude। क्योंकि अगर मैं ABC ट्रायंगल की बात करूं तो ABC ट्रायंगल में सबसे छोटा साइड कौन सा है? ABC ट्रायंगल में सबसे छोटा साइड है BC, सबसे छोटा साइड है BC, और उसके करस्पॉन्डिंग में जो परपेंडिकुलर है वो सबसे बड़ा आ रहा है। एंड सिमिलरली ABC ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड है AC, उसके करेस्पॉन्डिंग में परपेंडिकुलर BD आ रहा है जो कि सबसे छोटा है तीनों में से। तो आई थिंक ये ऑब्जर्वेशन सबने कर लिया होगा, है ना? तो यहां पे एक छोटी सी नोट यहां पे डाल देता हूं। इन अ ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड lies on the shortest side and the shortest or the smallest altitude lies on the longest side। I hope this is clear। निखिल प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ खुद ही इंटरनेट वो हो रहा है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? बिकॉज अब अगर हम वहां पे जाए तो यहाँ पे सिर्फ यही लॉजिक यूज, ये तीनों ट्रायंगल मतलब तीनों साइड में से सबसे छोटा कौन सा था? ठीक है, तीनों साइड में से सबसे छोटा साइड था 35 सेंटीमीटर का, इसीलिए बेस को 35 सेंटीमीटर लिया गया है और उस पे हाइट को 8 सेंटीमीटर लिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है एक तरीके से, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चन आता है। गाइस आवाज बहुत कट रही है, लोग बहुत मैसेज कर रहे हैं, तो एक काम करेंगे, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? Is this clear everyone? We'll continue from here in the next class. A lot of students are having internet issues right now. अक्षर आपको आ रहा है बट बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है? मेरे को बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। चलो, so thank you everyone. We had a very bad day, कुछ ज्यादा हम पढ़ भी नहीं पाए इसके चक्कर में,
लेट मी डिसाइड अगर कुछ अरेंज हो पाता है बाद में तो, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।